आइए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो शायद हम सबके आसपास मौजूद हैं, लेकिन अक्सर खामोशी में दबा रहता है। इस खास विश्लेषण में हम मशहूर साहित्यकार शेखर जोशी जी की एक बेहद मार्मिक कहानी पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी कहानी जो अकेलेपन, गांवों से शहरों की तरफ होते पलायन और सबसे अजीब लेकिन खूबसूरत बात, एक इंसान और एक पक्षी के बीच के गहरे भावनात्मक रिश्ते की परतें खोलती है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे सफर में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे शेखर जोशी जी की विरासत से, फिर देखेंगे कि कैसे एक आबाद घर खंडहर में बदल गया। उसके बाद मिट्ठू की बात करेंगे जो ताई का इकलौता सहारा बना। फिर संवादहीन शब्द की गहराई को समझेंगे और अंत में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, शेखर जोशी जी की विरासत। अल्मोड़ा उत्तराखंड में 1932 में जन्मे शेखर जोशी जी, सच कहूं तो वो एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने ग्रामीण और शहरी मध्य वर्ग के संघर्षों को बहुत करीब से देखा और लिखा। 1958 में जब उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार आया तो लगा जैसे किसी ने गांवों की उस खामोशी को आवाज दे दी हो जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। और देखिए, उनकी इस बेबाक कलम को यूं ही नहीं सराहा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, साहित्य भूषण और श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान, ये सारे बड़े पुरस्कार इस बात की गवाही देते हैं कि 2022 में अपने निधन से पहले तक वो गांव की कठोर सच्चाई को कितने दमदार और प्रामाणिक तरीके से दुनिया के सामने लाते रहे। खैर, अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, भाग 2, संपन्नता से लेकर एक सूने खंडहर तक का सफर। जरा इस तुलना को देखिए, ये सच में दिल तोड़ने वाला है। एक तरफ ताई का वो अतीत है जब घर में बेटों, बहुओं, बेटियों, नौकरों और गाय भैंसों की भारी चहल पहल हुआ करती थी, और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई। बच्चे शहरों में बस गए हैं और ताई उस खाली खंडहर जैसे घर में बिल्कुल अकेली रह गई हैं, जहां वो बस किसी तरह अपने लिए एक वक्त का खाना पका लेती हैं। कहानी में एक जगह आता है, देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये ताए के अंदर की उस गहरी हताशा को दिखाता है जो उनके बाहर के अकेलेपन से बिल्कुल मेल खाती है। कभी हंसता खेलता वो घर आज ऐसा लगता है जैसे उन्हें खाने को दौड़ रहा हो। लेकिन कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा हो तो रोशनी की एक छोटी सी किरण भी कमाल कर जाती है। भाग 3, मिट्ठू, एक भावनात्मक सहारा। और वो किरण था ये मिट्ठू, एक पहाड़ी तोता जिसे गणपत कहीं से ले आया था। अब मिट्ठू ताई के लिए कोई आम पालतू पक्षी नहीं रह गया था, वो उनके जीवन का केंद्र बन गया, उनकी उस खामोशी को तोड़ने का इकलौता जरिया। ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ ताई गहरी सांस लेकर अपनी हताशा दिखाती हैं, भगवान कैसे नैया पार लगेगी, और तभी पिंजरे में उछल कूद करता मिट्ठू पूरे जोर से कहता है, कटेगी कटेगी कटेगी। सोचिए, ये पक्षी बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक दर्पण की तरह काम कर रहा है, जैसे कोई नौजवान किसी कमजोर बुजुर्ग को हौसला दे रहा हो। और इसका असर देखिए, मिट्ठू के आने से ताई को जैसे जीने का एक नया मकसद मिल गया। जो ताई पहले खुद के लिए खाना बनाने में भी आलस करती थीं, वो अब रोज मिट्ठू के लिए ताज़ा दाल भात बनाती हैं, रोटियां बचाकर रखती हैं। उन्हें अब खबर रहती है कि गांव में किसके खेत में फसल तैयार है। और तो और आस पड़ोस की औरतें भी मिट्ठू को देखने आने लगीं, यानी उस सूने घर में फिर से रौनक लौटने लगी। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। इस कहानी के शीर्षक संवादहीन का असल में क्या वजन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। संवादहीन का सीधा सा मतलब है बातचीत का पूरी तरह से खत्म हो जाना या एकदम खामोश हो जाना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक समाज की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। जब परिवार काम की तलाश में शहरों की ओर निकल जाते हैं तो पीछे जो भारी और जानलेवा खामोशी छूट जाती है, ये शब्द उसी को दर्शाता है। तो अगर हम इस कहानी का निचोड़ निकालें, जोशी जी ने बहुत ही खूबसूरती से पहाड़ों की समस्या को एक ऐसी मानवीय भावना से जोड़ दिया है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। एक भरे पूरे आदर्श परिवार की चाहत और अकेलेपन की कठोर सच्चाई के बीच की जंग, और उस खालीपन को भरने में एक इंसान और जानवर के बीच का अनोखा रिश्ता। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसी के आधार पर भाग 5 में पाठ्य पुस्तक के कुछ अहम प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, ताई के जीवन में दुख का सबसे मुख्य कारण क्या था? अगर हम ताई के अतीत और वर्तमान वाली तुलना को याद करें तो साफ हो जाता है कि उनका दर्द सिर्फ गरीबी या घर की हालत से नहीं जुड़ा था। बिल्कुल, इसका सही जवाब है विकल्प ख, परिवार से दूरी और संवाद का अभाव।
उनका असली दुख ये था कि उनका भरा पूरा परिवार शहरों की तरफ चला गया था और अब उनके पास रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें साझा करने के लिए भी कोई नहीं बचा था। इसी खामोशी ने उन्हें तोड़ दिया था। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। कहानी में मानव समाज की किस विसंगति को उजागर किया गया है? जोशी जी ने यहाँ ताई की कहानी के जरिए आधुनिक समाज की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा किया है। और इसका सही जवाब है ग, अकेलापन। ये कहानी तेजी से बढ़ते शहरीकरण की उस दुखद सच्चाई को बेनकाब करती है, जहां बुजुर्गों को उनके हाल पर एकदम अकेले और खामोश छोड़ दिया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न साहित्य के एक बहुत ही क्लासिक प्रतीक से जुड़ा है। प्रश्न है, मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? इसका जवाब है ग, स्वतंत्रता की चाह। देखिए, भले ही ताई मिट्ठू से बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अंत में एक पक्षी का उड़ जाना आज़ादी की उस स्वाभाविक वृत्ति का प्रतीक है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। अब जरा इस आखिरी आत्ममंथन वाले सवाल पर गौर करते हैं। सवाल कहता है, थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाने पर ताई दरवाजों और खिड़कियों की सांकलें 10 बार टोहकर देखती थीं। ये आदत इंसान के मनोविज्ञान के बारे में क्या बताती है? दरअसल बार बार ताले जांचना सिर्फ चोरी का डर नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक बेचैनी है। ताई किसी भी तरह अपने उस खोए हुए अतीत की यादों को बचाकर रखना चाहती हैं, जो अब भी उस घर में बसी हैं। अपनों से दूर होने का डर इंसान को इसी तरह पुरानी चीजों से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है। तो इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। अगर मिट्ठू कभी उस घर में आता ही नहीं, तो क्या ताई अपनी ही यादों के उन खंडरों में हमेशा के लिए कहीं खो नहीं जाती? ये सच में सोचने वाली बात है कि आज हमारे समाज में ऐसे कितने अदृश्य लोग हैं जिनके जीवन का सूनापन बस किसी ऐसी ही आवाज के इंतजार में है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।